कहानी शुरुआत होती है साल 2013 में। पूरी दुनिया में एक रहस्यमयी महामारी फैल जाती है। ये बीमारी लोगों के अंदर खुले आसमान और बाहर जाने का इतना भयानक डर पैदा कर देती है कि अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करे तो कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। धीरे धीरे दुनिया के सभी शहर और सड़कें वीरान हो जाती हैं। बाहर एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। अब कहानी का मुख्य किरदार मार्क डेलगाडो है, जो पिछले 3 महीनों से अपने ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर ही फंसा हुआ है। वह कैफेटेरिया में बचा हुआ खाना खाकर जिंदा है और अपने साथियों के साथ पार्किंग एरिया में एक सुरंग खोद रहा है ताकि सब लोग सुरक्षित तरीके से सबवे तक पहुंच सकें। एक दिन मार्क देखता है कि किसी ने एक कार का शीशा तोड़कर उसका जीपीएस चुरा लिया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह और तेजी से खुदाई करने लगता है। तभी अचानक दीवार टूट जाती है और उन्हें बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता मिल जाता है। अब सभी लोग बिल्डिंग छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी मार्क की नजर अपने बॉस एनरिके पर पड़ती है, जिसके बैग में वही चोरी हुआ जीपीएस रखा था। मार्क को सच्चाई समझ आ जाती है। वह एनरिके का पीछा करता है और उससे सवाल पूछता है। एनरिके मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि मार्क किसी और को ये बात नहीं बताएगा। इसी दौरान मार्क को पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब ये सब शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ महीने पहले एनरिके को कंपनी में लाया गया था ताकि वह कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ा सके। वह बहुत सख्त इंसान था और जरूरत पड़ने पर बिना सोचे किसी को भी नौकरी से निकाल देता था। एक दिन वह मार्क को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर उसे बुरी तरह डांटता है। वह मार्क को आखिरी चेतावनी देता है कि हर हाल में काम समय पर पूरा होना चाहिए। उधर मार्क की गर्लफ्रेंड जूलिया उसे फोन करती है और बताती है कि वह अपनी दोस्त एंड्रिया के साथ दुकान बंद कर रही है। मार्क वादा करता है कि वह समय पर घर पहुंच जाएगा, लेकिन काम की वजह से उसे देर हो जाती है। जब वह घर पहुंचता है तो जूलिया पहले ही खाना खा चुकी होती है। वह अपने खिलौनों पर काम कर रही होती है और भविष्य में बच्चा पैदा करने की बात करती है, लेकिन मार्क इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। उस रात मार्क को नींद नहीं आती और वह टीवी देखने लगता है। समाचार में दिखाया जाता है कि कनाडा का एक लड़का 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकला और डर के कारण आत्महत्या कर ली। अगली सुबह ऑफिस में सभी लोग यही खबर देख रहे होते हैं, जिसे देखकर एक कर्मचारी रिवेरा अचानक घबराकर वहां से चला जाता है। लोग बताते हैं कि उसने कई दिनों से न कपड़े बदले हैं और न ही नहाया है। वर्तमान में लौटकर मार्क एनरिके से कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को ढूंढना है और सबवे की सुरंगों में रास्ता खोजने के लिए जीपीएस की जरूरत पड़ेगी। वह एनरिके को सौदा पेश करता है। अगर वह उसे जूलिया तक पहुंचाने में मदद करेगा तो वह उसे रिवेरा के लॉकर से मिला सारा सामान दे देगा। शुरुआत में एनरिके मना कर देता है, लेकिन जब मार्क जीपीएस चोरी की बात सबको बताने की धमकी देता है तो वह मान जाता है। दोनों अपने साथियों को अलविदा कहते हैं और सबवे की सुरंगों में उतर जाते हैं। बैटरी बचाने के लिए वे जीपीएस बंद रखते हैं और फिलहाल सबवे मैप के सहारे आगे बढ़ते हैं। सुरंगों में उन्हें कई दूसरे बचे हुए लोग दिखाई देते हैं। दूर से गोलियों की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिससे वे और तेजी से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद एक बड़े स्टेशन पर पहुंचते हैं जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तभी एक किशोर लड़का एनरिके का बैग छीनकर भाग जाता है, जिसमें जीपीएस रखा था। मार्क और एनरिके तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते वे स्टेशन के अलग हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां वह लड़का अपने 3 साथियों से जा मिलता है। उनमें उसका बड़ा भाई भी था, जो पहले पुलिस वाला रह चुका था और उसके पास बंदूक भी थी। वह दोनों को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर देता है और उनका सामान छीनने लगता है। उसी समय पूरे शहर की बिजली चली जाती है और स्टेशन भी अंधेरे में डूब जाता है। अब मार्क और एनरिके पूरी तरह खतरे के बीच फंस चुके थे। फिर वह मार्क के साथ मिलकर वहां से भाग निकलता है। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों भीड़ में आसानी से गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद वे सीढ़ियों के पास रुकते हैं, जहां एनरिके अपने हाथ पर लगी चोट पर पट्टी बांधता है। साथ ही वे यह भी चेक करते हैं कि जीपीएस अभी भी काम कर रहा है या नहीं। खुशकिस्मती से जीपीएस बिल्कुल सही हालत में था। मार्क जब एनरिके के हाथ में बंदूक देखता है तो उसे लगता है कि शायद वह उसे छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन एनरिके कहता है कि वह अपना वादा निभाएगा। इसके बाद मार्क फिर से उन दिनों को याद करने लगता है जब यह भयानक महामारी शुरू भी नहीं हुई थी। एक सुबह जब वह काम पर जाने के लिए घर से निकल रहा था, तभी उसे अपने पड़ोसी के फ्लैट से बहुत सारी मक्खियों की आवाज सुनाई देती है। साथ ही उसका दरवाजा भी थोड़ा खुला हुआ था। जिज्ञासा में मार्क अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा फ्लैट कूड़े के थैलों से भरा हुआ था और वहाँ इतनी बदबू थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसका पड़ोसी अचानक सामने आ जाता है और चाकू लेकर उस पर हमला कर देता है। वह गुस्से में पूछता है कि जब उसने कभी उसकी परवाह नहीं की तो अब अचानक उसके घर में क्यों घुस आया। मार्क उससे पूछता है कि वह आखिर कितने समय से घर के अंदर बंद है। इस पर वह आदमी बताता है कि उसे कई महीने हो चुके हैं। वह कई बार बाहर निकलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार डर उसे रोक देता है। इसके बाद मार्क ऑफिस पहुंचता है, जहां वह देखता है कि रोवीरा को सिक्योरिटी गार्ड घसीटकर बाहर ले जा रहे हैं। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वह ऑफिस में ही रहने लगा था। मार्क तुरंत उनके पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही रोवीरा को बाहर ले जाया जाता है वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर मार्क को यकीन हो जाता है कि बाहर कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। बाद में वह रोवीरा का लॉकर खोलता है, जहाँ उसे ढेर सारे सर्वाइवल सामान मिलते हैं, जैसे टॉर्च, गैस कैनिस्टर और डिब्बा बंद खाना। उसी शाम मार्क ये सब जूलिया को बताता है, लेकिन जूलिया उसे शांत करने की कोशिश करती है और
और कहती है कि शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। इसके बाद दोनों साथ समय बिताते हैं और कुछ देर के लिए मार्क अपनी सारी चिंताएं भूल जाता है। वर्तमान में मार्क की आंख खुलती है और वह देखता है कि एनरिके वहां नहीं है। उसे लगता है कि शायद वह उसे छोड़कर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद एनरिके वापस आ जाता है। उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था जिसे वह जीपीएस को पानी से बचाने के लिए लाया था। अब दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे सीवर की गहरी सुरंगों में उतर जाते हैं और जीपीएस की मदद से रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। काफी देर तक भटकने के बाद वे आखिरकार उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां मार्क का अपार्टमेंट मौजूद था। इमारत के अंदर जाने के लिए उन्हें एक दीवार उड़ानी पड़ती है, इसीलिए वे गैस कैनिस्टर को पाइप से लटका देते हैं और उसे गोली मारकर विस्फोट करने की योजना बनाते हैं। एनरिके कोशिश करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। फिर मार्क बंदूक उठाता है। उसकी पहली गोली भी बेकार जाती है, लेकिन दूसरी गोली सीधा कैनिस्टर पर लगती है। अगले ही पल जबरदस्त धमाका होता है और दीवार टूट जाती है। दोनों मलबे के बीच से गुजरकर इमारत के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा भी किसी शरणार्थी कैंप से कम नहीं था। हर फ्लैट में लोग भरे हुए थे। मार्क सबसे पहले अपने घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहाँ किसी और परिवार ने कब्जा कर रखा था। दरवाजे के पीछे से कोई आदमी उन्हें अंदर नहीं आने देता। गुस्से में मार्क उसका हाथ काट लेता है और आखिरकार दरवाजा खोल देता है। वह आदमी तुरंत चाकू निकाल लेता है, जबकि एनरिके बंदूक तान देता है। कुछ पल के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन तभी उस आदमी की पत्नी और छोटी बेटी वहाँ आ जाती हैं। बेटी उनकी भाषा समझती थी और बताती है कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे खाली फ्लैट में रहने आ गए। यह सुनकर मार्क थोड़ा शांत हो जाता है। वह जूलिया की तस्वीर निकालकर पूछता है कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन परिवार साफ मना कर देता है। इसके बाद दोनों फ्लैट की तलाशी लेते हैं। एनरिके को खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कुछ मरे हुए कबूतर दिखाई देते हैं जिन्हें पकाने की तैयारी की जा रही थी। वहीं मार्क अपने पुराने सामान देखने लगता है। तभी उसे एक कागज मिलता है जिसे देखते ही वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जूलिया का अल्ट्रासाउंड था और उसी पल उसे पता चलता है कि जूलिया उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। यह सच जानकर मार्क पूरी तरह सन्न रह जाता है, क्योंकि अब उसे जूलिया को ढूंढने की वजह पहले से कहीं ज्यादा मिल चुकी थी। मार्क को जूलिया के साथ बिताया अपना आखिरी दिन याद आने लगता है। उस समय दोनों टीवी पर खबरें देख रहे थे जहां पूरी दुनिया में फैल रही रहस्यमयी महामारी की चर्चा हो रही थी। लोग इसे पैनिक कहने लगे थे और हर दिन हजारों लोग इसकी वजह से मर रहे थे। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि वे घबराएं नहीं और अपनी सामान्य जिंदगी जारी रखें, लेकिन मार्क को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि सरकार असली खतरे को छिपा रही है। तभी खबरों में गर्भवती महिलाओं को बेहद खराब परिस्थितियों में बच्चों को जन्म देते हुए दिखाया जाता है। यह देखकर मार्क और ज्यादा परेशान हो जाता है और वह गुस्से में बोलने लगता है कि ऐसे समय में बच्चे पैदा करना बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मार्क की बातें सुनकर जूलिया को आखिरकार सच्चाई समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि मार्क कभी बच्चे नहीं चाहता था। सालों से जो भी बहाने वह देता रहा वे सिर्फ बहाने ही थे। ये सुनकर जूलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बिना कुछ कहे भागकर बाथरूम में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसकी एक भी बात नहीं सुनती। कुछ देर बाद मार्क काम पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि शहर पहले जैसा नहीं रहा। सड़कों पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे, कूड़ेदान भर चुके थे और सब जगह अजीब सा सन्नाटा था। सबवे में उसे एक आदमी मास्क पहने दिखाई देता है, जो उस समय काफी असामान्य बात थी। जब वह ऑफिस पहुंचता है तो जूलिया को फोन करता है, लेकिन फोन जूलिया नहीं उसकी दोस्त एंड्रिया उठाती है। वह बताती है कि जूलिया अभी उससे बात नहीं करना चाहती। यह सुनकर मार्क बेचैन हो जाता है और वापस घर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसका फोन नेटवर्क खो देता है। साथ ही आसपास लगे टीवी भी अचानक बंद हो जाते हैं। अब मार्क को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह तुरंत ऑफिस से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही सड़क पर कदम रखता है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। डर कर वह तुरंत वापस बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है और यही वह पल था जब वह आखिरी बार खुली सड़क पर गया था। वर्तमान में बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मार्क और एनरिके उस परिवार की मदद करने लगते हैं जो उसी बिल्डिंग में रह रहा था। वे एक पुरानी स्ट्रेचर की मदद से बारिश का पानी इकट्ठा करने का तरीका बनाते हैं। धीरे धीरे पूरा शहर यही करने लगता है। लोग खिड़कियों से डंडे बाहर निकालकर उन पर बाल्टियां और बर्तन टांग देते हैं ताकि पीने का पानी जमा किया जा सके। शाम होने पर एनरिके झाड़ू के डंडों से 2 लंबे भाले तैयार करता है, जबकि मार्क पानी से भरी बोतलें अपने बैग में रखता है। साथ ही वह जूलिया की बनाई हुई कठपुतली भी अपने साथ रख लेता है। अगली सुबह दोनों फिर से सीवर की सुरंगों में उतर जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है। मार्क चाहता था कि वे उस मॉल की तरफ जाएं जहां जूलिया काम करती थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वह वहां मिल जाए, लेकिन एनरिके मना कर देता है। वह कहता है कि उनकी डील सिर्फ मार्क को उसके अपार्टमेंट तक लाने की थी और अब उसका काम खत्म हो चुका है। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। एनरिके गुस्से में अपना चाकू निकाल लेता है और पूछता है कि क्या मार्क को यकीन भी है कि जूलिया
अभी जिंदा है। ये सुनकर मार्क का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सीधे एनरिके पर टूट पड़ता है। दोनों जमीन पर गिरकर लड़ने लगते हैं। संघर्ष के दौरान एनरिके का चाकू दूर जा गिरता है और मार्क के हाथ से टॉर्च छूट जाती है, जो जमीन पर गिरकर टूट जाती है। कुछ देर बाद दोनों खुद को शांत करते हैं। तब मार्क पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे से भी ज्यादा जरूरी है। काफी देर चुप रहने के बाद एनरिके सच बता देता है। वह कहता है कि वह अपने पिता को ढूंढना चाहता है, जो महामारी शुरू होने से पहले अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें एम्बोलिज्म हुआ था और वे चल फिर भी नहीं सकते थे। एनरिके डरता है कि अगर उसके पिता मर गए तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर मार्क का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। फिर एनरिके उसे एक प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि अगर मार्क उसके साथ अस्पताल तक चले तो वहां पहुंचने के बाद जीपीएस उसका हो जाएगा। कुछ सोचने के बाद मार्क ये प्रस्ताव मान लेता है। इसके बाद दोनों एक सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हैं और खुद को एक पुराने चर्च के अंदर पाते हैं। वहां उन्हें एक लाइटर और शराब से भरी छोटी फ्लास्क मिलती है। दोनों लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें आसपास किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत अपने भाले उठाते हैं और आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। तभी उनके सामने एक विशाल भालू आ जाता है, जो सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं। मार्क लगभग सीवर के रास्ते तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि एनरिके गिर चुका है और भालू उसके ऊपर चढ़ने वाला है। मार्क चाहकर भी उसे छोड़कर नहीं भागता। वह वापस मुड़ता है और अपने भाले से भालू पर हमला कर देता है। एनरिके किसी तरह आग के पास पहुंचकर एक जलती हुई मशाल उठा लेता है। कुछ पल के लिए भालू रुक जाता है, लेकिन फिर दोबारा हमला करने लगता है। अब दोनों धीरे धीरे चर्च के मुख्य दरवाजे की तरफ धकेले जा रहे थे, जहां बाहर जाना उनकी मौत साबित हो सकता था। तभी मार्क एक योजना बनाता है। वह एनरिके से मशाल गिराने को कहता है। जैसे ही मशाल जमीन पर गिरती है, भालू हमला करने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन उसी समय मार्क अपना भाला सामने कर देता है और भालू खुद उसी पर आकर चढ़ जाता है। कुछ ही सेकंड में वह वहीं मर जाता है। जब दोनों उसके शरीर को देखते हैं तो उन्हें एक टैग दिखाई देता है, जिस पर लिखा था कि यह भालू बार्सिलोना चिड़ियाघर से आया था। यह देखकर दोनों हंस पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे उसी भालू का मांस भून कर खाते हैं और आग के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। एनरिके मार्क का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वह जीपीएस लेकर भाग सकता था, लेकिन उसने उसकी जान बचाने का फैसला किया। फिर वह स्वीकार करता है कि महामारी से पहले वह मार्क को नौकरी से निकालने वाला था। ये सुनकर दोनों फिर हंसने लगते हैं। इसके बाद एनरिके अपने पिता को लेकर अपनी चिंता बताता है, जबकि मार्क पहली बार मानता है कि वह बच्चों से नफरत नहीं करता था, बल्कि उसे डर था कि वह एक अच्छा पिता नहीं बन पाएगा। और अब यह डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। कुछ घंटे बाद दोनों फिर से सीवर के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार सामने से एक और परिवार उनकी तरफ आता दिखाई देता है। कुछ ही देर में उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करते हैं। उनमें से एक घायल होता है, इसलिए वे उसे अस्पताल चलने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक भयानक खबर मिलती है। अफवाह थी कि जिस अस्पताल में एनरिके के पिता थे वह पूरी तरह जल चुका है। यह सुनते ही एनरिके के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबराकर वह पास की एक इमारत में घुस जाता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाता है। वहां से पूरे शहर का नजारा साफ दिखाई देता है और तभी उसकी सबसे बड़ी आशंका सच साबित हो जाती है। अस्पताल सचमुच आग में जल चुका था। अब उसे लगता है कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। वह एक कुर्सी उठाता है और खिड़की का शीशा तोड़ देता है। फिर छलांग लगाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी मार्क दौड़ कर आता है और उसे पीछे खींच लेता है। मार्क कहता है कि उसे अभी भी उसकी जरूरत है, मगर एनरिके इससे सहमत नहीं होता। वह अपने होने वाले बच्चे के लिए बचाए हुए बीज मार्क को सौंप देता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। इसके बाद मार्क फिर से सीवरों के रास्ते निकल पड़ता है। कई मुश्किलों के बाद वह आखिरकार उस मॉल तक पहुंच जाता है। पार्किंग एरिया लाशों से भरा पड़ा था, लेकिन मार्क बिना रुके सीधे जूलिया की दुकान की तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एंड्रिया की माँ की लाश मिलती है। अब उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वह हर कागज, हर नोटबुक, हर कोना छान मारता है, लेकिन जूलिया का कोई सुराग नहीं मिलता। गुस्से और निराशा में वह सब कुछ जमीन पर फेंक देता है और रोने लगता है। तभी आईने में उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। वह धूल साफ करता है और पीछे छिपा एक संदेश देखता है। यह एंड्रिया का अपनी माँ के लिए छोड़ा हुआ नोट था, जिसमें लिखा था कि वे लोग मॉल के सुपरमार्केट वाले हिस्से में फंसे हुए हैं। ये पढ़ते ही मार्क तुरंत वहां की ओर भागता है, लेकिन सुपरमार्केट को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। कुछ हथियारबंद लोग उसकी राह रोक लेते हैं और उस पर तीर तान देते हैं। मार्क उन्हें अपनी तस्वीर दिखाता है और समझाता है कि वह लड़ाई नहीं चाहता, वह सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। गार्ड्स में से एक अंदर जाकर जांच करने लगा है और इसी दौरान मार्क को अपने पीछे कुछ परछाइयां हिलती हुई नजर आती हैं। अचानक वही लोग सामने आ जाते हैं जो काफी देर से उसका पीछा कर रहे थे। वे मौके का फायदा उठाकर सुपरमार्केट में घुस जाते हैं और खाने के लिए खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस हंगामे का फायदा उठाकर मार्क भी अंदर घुस जाता है, लेकिन वहाँ उसे जूलिया नहीं बल्कि एंड्रिया मिलती है। एंड्रिया बताती है कि उसने जूलिया को आखिरी बार डॉक्टर के पास जाते हुए देखा था। फिर वह मार्क को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, लेकिन तभी छत से आग में जलती हुई एक बड़ी बीम गिर पड़ती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंड्रिया आग की दीवार के पीछे फंस जाती है। मार्क उसे बाहर आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाती और तभी छत का और हिस्सा टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है। एंड्रिया की वही मौत हो जाती है। मार्क रुकता नहीं और दूसरी दिशा में भागने लगता है, लेकिन तभी एक पागल लुटेरा उस पर झपट पड़ता है। वह चाकू से मार्क को मारने ही वाला होता है कि अचानक एनरिके वहां पहुंच जाता है। वह हमलावर को धक्का देकर दूर फेंक देता है और मार्क को खड़ा करता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है,
मुझे पता था तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। हमलावर फिर से हमला करता है और इस बार चाकू सीधे एनरिके के पेट में घुस जाता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एनरिके उसे फिर पीछे धकेल देता है और अपने भाले से मारने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है वह सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए वह उसकी जान बख्श देता है। घाव को नजरअंदाज करते हुए वह मार्क से कहता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पूरा मॉल गिरने वाला है। और सचमुच कुछ ही पलों बाद पूरी इमारत ढहने लगती है। दोनों फिर से सीवरों के रास्ते भागते हैं और आखिरकार एक सुरंग के जरिए एक पुराने मूवी थिएटर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। तभी मार्क कांच के दरवाजे के पास जाता है और सड़क के दूसरी तरफ देखता है जहाँ जूलिया का डॉक्टर वाला क्लिनिक मौजूद था, लेकिन बीच का रास्ता पूरी तरह बंद था। वह सीधे वहाँ नहीं जा सकता था। बेचैन होकर मार्क ऊपर की मंजिल पर जाता है और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे आखिरकार जूलिया दिखाई दे जाती है। ये देखकर वह उसका नाम पुकारने लगा है और जोर जोर से शीशे पर हाथ मारता है। शुरुआत में जूलिया ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर वह अचानक मुड़ती है और दोनों की नजरें मिल जाती हैं। इतने लंबे समय बाद दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। मार्क खुशी खुशी नीचे भागता है ताकि यह खबर एनरिके को दे सके, लेकिन नीचे पहुंचकर उसका दिल टूट जाता है। एनरिके खून से लथपथ बैठा था और धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। मार्क उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन एनरिके मना कर देता है। उसे पता था उसका समय आ चुका है। मरने से पहले वह मार्क से कहता है रोना बंद करो और अपनी फैमिली के पास जाओ। यही उसके आखिरी शब्द थे। और कुछ ही पलों बाद एनरिके हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देता है। मार्क फूट फूट कर रोता है और वहीं थक कर सो जाता है। अगले दिन मार्क और जूलिया अपने अपने दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। अब बस सड़क पार करने की दूरी बची थी। जैसे ही मार्क बाहर कदम रखता है उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके कानों से खून बहने लगता है और चलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ जूलिया पर टिकी रहती हैं। वह गिरता है, फिर रेंगता है और पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे उसके आसपास सिर्फ एक चमकदार सफेद रोशनी रह जाती है। तभी उसे अपने ऊपर जूलिया का चेहरा दिखाई देता है और जब रोशनी छंटती है तो उसे एहसास होता है कि वह सफल हो चुका है। तो सड़क पार करके आखिरकार जूलिया तक पहुंच गया था। कई सालों बाद दोनों उसी इमारत में नई जिंदगी शुरू करते हैं। बारिश का पानी जमा करते हैं और एनरिके के दिए हुए बीज उगाते हैं। समय बीतता है, उनका एक बेटा जन्म लेता है जो पूरी तरह स्वस्थ होता है और जब वह चलना सीखता है तो अकेले ही बाहर निकल जाता है, यह साबित करते हुए कि नई पीढ़ी अब उस रहस्यमयी दहशत से प्रभावित नहीं होती। सालों बाद कुछ घूमते हुए किशोर उनके घर पहुंचते हैं। तब मार्क और जूलिया अपने बेटे को उनके साथ जाने की अनुमति दे देते हैं ताकि वह बाहरी दुनिया को देख सके और शायद एक नई सभ्यता की शुरुआत कर सके।